हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोल्यूबिलिटी। ठीक है कि सोल्यूबिलिटी है जिसको हम घुलनशीलता बोलते हैं, वो कैसे होगी। पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और उसके बाद डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करें सोल्यूबिलिटी होती क्या है भाई। सोल्यूबिलिटी क्या होगी। मेरे पास एक 100 ग्राम सॉल्वेंट है भाई। ठीक है, 100 ग्राम मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ भाई, धीरे धीरे साल्ट डिजोल्व कर रहा हूँ, नमक। ठीक है, 100 ग्राम मैंने वाटर ले लिया और उसके अंदर मैं धीरे धीरे नमक डालता जा रहा हूँ और वो नमक है वो धीरे धीरे घुलता जा रहा है। जैसे ही मैंने ये साल्ट 20 ग्राम डाला, जैसे ही साल्ट मैंने ये 20 ग्राम डाल दिया, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं डाला मैं, धीरे धीरे मैं नमक डालता जा रहा हूँ और नमक उसके अंदर घुलता जा रहा है। जैसे ही 20 ग्राम नमक डाला गया, जितना नमक इसके अंदर घुलना था वो घुल लिया। उसके बाद एक दाना भी, एक छोटा सा क्रिस्टल भी अगर मैंने डाला तो वो घुलना बंद कर देता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना नमक घुला, 20 ग्राम। यही है इसकी सोल्यूबिलिटी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, या मैं कहूँ 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हो, वही कहलाएगा आपका सोल्यूबिलिटी। समझ आ गई भाई। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, या मैं कहूँ 100 ग्राम लिक्विड के अंदर, अगर आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हो वो कहलाएगा आपका सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या रहेगा भाई, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कह दें या लिक्विड। किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप कितना मैक्सिमम सोल्यूट है वो ऐड कर सकते हो, या उसके अंदर कितना मैक्सिमम सोल्यूट है वो डिजोल्व किया जा सकता है, वो कहलाएगी उसकी सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ 100 ग्राम के अंदर हम कितना नमक घोल पाए भाई, 20 ग्राम ही घोल पाए। इसका मतलब इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी है भाई, यही उसकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर होंगे, कुछ फैक्टर जो इफेक्ट डालेंगे भाई सोल्यूबिलिटी के ऊपर, वो कौन से होंगे देखो। फैक्टर इफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहला है भाई नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर रहेगा वो इफेक्ट डालेगा आपका सोल्यूबिलिटी के ऊपर। दूसरा होगा वो टेम्परेचर, और नंबर 3 पे जो रहेगा वो रहेगा भाई प्रेशर। ये 3 मेन फैक्टर हैं जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, या सोल्यूबिलिटी पे जिनका प्रभाव पड़ता है भाई। ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर हैं वो तो हमने कर लिया। अब इनका इफेक्ट कैसे होगा भाई वो पढ़ें। उससे पहले 2-3 छोटी छोटी टर्म्स मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, कि मान लीजिए अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि 100 ग्राम हमने वाटर लिया था और उसके अंदर हम साल्ट डालते जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर साल्ट घुलना बंद कर देगा। तो जिस आगे और देख चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर सेम रखना, आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर आप कोई और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट द गिवन टेम्परेचर, वही टेम्परेचर जो पहले है, जिस टेम्परेचर पे आपने स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को घोलना स्टार्ट किया था। सपोज करो अगर आप शुगर घोल रहे हो पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर जो शुगर आपने घोलनी स्टार्ट की थी, मान लीजिए वो टेम्परेचर आपने 20 डिग्री या 25 डिग्री लिया था, 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर लिया था, तो लास्ट तक टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपको। तो नमक डालते गए या शुगर डालते गए, एक टाइम ऐसा है कि उसके बाद शुगर का एक भी दाना उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब अब जो वो सॉल्यूशन बन गया वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर मोर एंड मोर सोल्यूट कैन नॉट बी एडिड, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ द सॉल्यूशन इन विच no more solute is added, यानी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, वो कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद नंबर 2 आता है भाई अनसैचुरेटेड। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा भाई, एक 100 ग्राम लिक्विड ले लिया मैंने और उसके अंदर मैंने 15 ग्राम नमक डाल दिया, धीरे धीरे डालता रहा, 15 ग्राम नमक घुल गया। जब मैंने 2 ग्राम नमक और डाला वो भी घुल गया, यानी जितना भी नमक मैं डाल रहा हूँ वो घुलता जा रहा है उसके अंदर, जितना भी नमक या जो भी सोल्यूट मैं उसके अंदर ऐड करता जा रहा हूँ वो उसके अंदर डिजोल्व होता जा रहा है। तो एक उस टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड में तो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, टेम्परेचर सेम रखना है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड में आप और भी सोल्यूट ऐड कर सकते हो। 15 ग्राम तो ऐड कर दिया मैंने, ये तो अच्छे से घुल गया, लेकिन मैं 5 ग्राम नमक और डाल सकता हूँ इसके अंदर, वो और डिजोल्व हो सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है कि 20 ग्राम नमक इसके अंदर घुल सकता था और अभी हमने घोला कितना है 15 ग्राम, तो यानी कि और सोल्यूट भी ऐड हो सकता है इसके अंदर, डिजोल्व हो सकता है, तो ये कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद नंबर 3 आता है भाई सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड बना दिया, कहने का मतलब क्या है, सैचुरेटेड में तो आप उसी टेम्परेचर के ऊपर और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, अब की बार हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा भाई। तो एक इस टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा के आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, वो कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी dissolved by changing by increasing temperature। टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और वो नमक है या जो भी चीज़ आप सोल्यूट आप उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो वो घुलती चली जाएगी। तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना भाई मान लीजिए पहले 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो ऐड हो गया, उसके अंदर डिजोल्व हो गया, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई 5 ग्राम 10 ग्राम सोल्यूट है उसके अंदर और डिजोल्व हो जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर उसको आप ठीक आपने घोल दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो डिजोल्व हो गया अच्छे से, लेकिन जैसे ही आप उसको रखोगे कुछ टाइम के बाद तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे जिस भी कंटेनर में आपने उस सॉल्यूशन को ले रखा है
उसके अंदर छोटे छोटे नीचे बॉटम के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट या जो भी है जिस भी कलर के हैं छोटे छोटे प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल आपको दिखाई देने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था उसके ऊपर जितना सॉल्यूट हम डिजोल्व कर सकते थे वो तो हमने कर दिया। उसके बाद जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो और सॉल्यूट हमने उसके अंदर डिजोल्व कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जितना मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट हमने ऐड किया था वो अब धीरे धीरे क्या होगा भाई, क्रिस्टल की फॉर्म में वापस सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा के आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक टर्म और आएगी भाई यहाँ पे, डिसोल्यूशन। ये क्या होती है? यहाँ एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम लिक्विड के अंदर मैंने 15 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम नमक डाल दिया। जैसे जैसे मैं नमक डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। भाई सीधी सी बात है, पहले 100 ग्राम के अंदर मैंने 10 ग्राम डाला नमक, वो डिजोल्व हो गया। फिर मैंने 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम और बढ़ा के दे दिया, अब की बार 15 ग्राम डाल दिया तो कंसंट्रेशन और बढ़ गई। 20 ग्राम डाला तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन और बढ़ गई। तो जैसे जैसे मैं सोल्यूट की मात्रा उसके अंदर ऐड करता जाऊँगा वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका भाई डिसोल्यूशन। ठीक है, द इंक्रीज इन द concentration of solute in a solution। कोई सॉल्यूशन दे रखे आपको और उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप सोल्यूट की मात्रा ऐड करते जा रहे हो तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो बढ़ना स्वाभाविक है। तो जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सोल्यूट की इसी कंसंट्रेशन का बढ़ना ही कहलाता है भाई डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब एक टर्म और रहती है आपकी क्रिस्टलाइजेशन। एक टर्मिनोलॉजी और यूज करेंगे भाई यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वाटर ले रखे हैं और इसके अंदर मैं साल्ट ऐड करता चला गया और साल्ट है वो इसके अंदर डिजोल्व होता भी चला गया। और एक टाइम ऐसा आ गया कि जब इसके अंदर साल्ट है वो घुलना बंद कर देता है भाई। एक टाइम ऐसा आएगा, यानी इसको मैं कहूँ कि ये सैचुरेटेड हो गया, अब इसके अंदर और सोल्यूट हम ऐड या डिजोल्व नहीं कर सकते। तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो इसके अंदर डिजोल्व हो गया। अब उसके बाद अगर मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल भी इसके अंदर डाल दिया ना, तो वो क्रिस्टल आपको यहाँ इसकी तड़ी के अंदर दिखाई देगा भाई जितना सोल्यूट ऐड कर सकते थे मैक्सिमम वो ऐड कर दिया हमने। उसके बाद अगर मैंने एक दाना भी डाल दिया, एक क्रिस्टल भी डाल दिया उसके अंदर, तो वो क्रिस्टल आपको क्या होगा भाई, इसकी बॉटम के अंदर दिखाई देगा। अब ध्यान रखना, ये वो क्रिस्टल नहीं है, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये वो क्रिस्टल नहीं है जो आपने अभी यहाँ से डाला था। ये जो आपने अभी एक छोटा सा क्रिस्टल या छोटा सा टुकड़ा जो डाला था, एक छोटा सा दाना, वो तो घुल गया, लेकिन जो सबसे पहले आपने कोई पार्टिकल या कोई भी एक छोटा सा क्रिस्टल जो सबसे पहले डिजोल्व किया था ना, अब उसने अपनी पोजीशन रीगेन कर ली, अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया वो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सोल्यूट तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, टेम्परेचर आपको बढ़ाना नहीं है। तो क्या होगा कि जब उसके बाद अगर आप और सोल्यूट ऐड करोगे उसके अंदर, तो वो सोल्यूट क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। ये क्रिस्टल तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन डिजोल्व होने से पहले क्या होगा भाई, इससे पहले जो हमने क्रिस्टल डाले थे वो अपनी जो ओरिजिनल ये कह दूँ मैं स्टेट थी, यानी सॉलिड फॉर्म में था, वो क्रिस्टल अब यहाँ दिखाई देने लग गया। इसका मतलब क्या था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम सोल्यूट ऐड करने के बाद जब उसके बाद आप कोई सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो आपको क्रिस्टल की फॉर्म में
वो जो कोई भी सोल्यूट आप ऐड करोगे वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपको उस कंटेनर में दिखाई देने लग जाएगा, उस सॉल्यूशन में दिखाई देने लग जाएगा, और यही कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, होता क्यों ये प्रोसेस? ये प्रोसेस होता क्यों भाई? देखो कि जब ये पार्टिकल आपने इसके अंदर और पार्टिकल ऐड किए तो और जगह तो नहीं है यहाँ। देखो जो बीच में जगह होती है ना, ये पार्टिकल्स जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं डिजोल्व कहाँ होते हैं? लिक्विड के अंदर स्पेस तो होता है ना भाई पार्टिकल के बीच में, तो ये जो स्पेस होता है इस स्पेस के बीच में घुल जाते हैं भैया। जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे वो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे वो। अब सारे का सारा जो स्पेस है वो तो ऑक्यूपाई कर लिया गया पार्टिकल्स के द्वारा। अब क्या होगा, जैसे ही कोई पार्टिकल हमने इसके अंदर और डाला वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही कोलाइड करेंगे, कोलाइड करते ही क्या होगा भाई, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या हुआ क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस in which solute particles are collide with and separated out. In the solution. जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो जो लिक्विड होगा आपका, उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या होगा भाई, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे, और उसके कारण क्या होगा कि वो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, और ये प्रोसेस कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भाई जो फैक्टर सोल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं उन फैक्टर के बारे में। चलो अब हम देखते हैं वो फैक्टर जो सोल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, और उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा फैक्टर था वो था भाई नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। और एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ये हम बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये बात ध्यान रखना कि सॉलिड है उसको लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, उन केस में हम बात कर रहे हैं इनका नेचर है वो कैसे इफेक्ट डालेगा। तो देखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट कैसे इफेक्ट डालेंगे, पहले मैं बताता हूँ आपको। जो साल्ट है, साल्ट यानी कि नमक, वो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ साल्ट की बेंजीन में, उसमें सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंथ्रासिन, एंथ्रासिन बेंजीन में सोल्यूबल है बट एंथ्रासिन वाटर सोल्यूबल नहीं है। एंथ्रासिन वाटर सोल्यूबल नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, साल्ट पानी के अंदर तो डिजोल्व हो रहा है बट बेंजीन के अंदर या ईथर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंथ्रासिन है वो बेंजीन के अंदर डिजोल्व हो रहा है बट वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा है। ऐसा कारण क्या है? तो देखो एक टर्म यूज होगी यहाँ पे लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है भाई, देखो साल्ट है NaCl, ये भी पोलर नेचर का है भाई, और जो वाटर है आपका
वाटर है वो भी क्या है भाई, पोलर नेचर का है। साल्ट वो पोलर नेचर का है, वाटर है वो पोलर नेचर का है। तो पोलर के अंदर डिजोल्ड होगा, पोलर डिजोल्ड इन पोलर, डिजोल्ड इन पोलर। बट जो पोलर होगा वो डिजोल्ड नहीं होगा भाई नॉन पोलर के अंदर। यानी कि जो साल्ट है वाटर के अंदर ऐड हो गया, इसका मतलब क्या था कि साल्ट है वो पोलर है, वाटर है वो भी पोलर नेचर का है। दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों का नेचर एक जैसा होगा, दोनों के दोनों पोलर हैं। तो पोलर के अंदर पोलर जो होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, सोल्यूबल होगा। बट साल्ट तो यहाँ पे पोलर है, बट बेंजीन है ये नॉन पोलर है भाई, पोलर नहीं है ये, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर होने के कारण क्या होगा भाई नॉन पोलर का मतलब क्या है, C6H6 इतना ही पॉजिटिव चार्ज, इतना ही नेगेटिव चार्ज होके इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो साल्ट प्लस बेंजीन, साल्ट पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, पोलर वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट है वो कैसे इफेक्ट डालेंगे, कि अगर सोल्यूट का नेचर भी पोलर है और सोलवेंट का नेचर भी पोलर है तो ही वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होंगे, अदरवाइज डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ NaCl और इसका केस लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। होता क्या है कि यहाँ अगर मैं बात करूँ क्लोरीन के आयन की, जिसके ऊपर नेगेटिव आयंस, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव आयंस है इसको कौन अपनी तरफ चारों तरफ से घेर लेगा भाई, कौन घेर लेगा, जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इसको घेर लेगा अपनी तरफ से, ऑक्सीजन यहाँ रह जाएगा। होता क्या है कि जिन दोनों के बीच में जो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान लीजिए ये जो NaCl हैं दोनों के दोनों आयन ही तो है ये, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तो जो वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, या मैं कह दूं जो पोलर एंड है, पॉजिटिव पोल है, वो पॉजिटिव पोल साल्ट के नेगेटिव पोल को क्या करेगा भाई, अपने चारों तरफ घेर लेगा। उसी प्रकार यहाँ इसका जो नेगेटिव पोल है वो क्या करेगा, सोडियम के जो पॉजिटिव आयन है, सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन, उसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो कम पड़ जाएगा भाई, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाएगी और ये इजीली डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर। समझ आ गई भाई। साल्ट पोलर है, वाटर पोलर है, पोलर यानी लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर है वो पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा। क्यों होगा, इनके बीच में जो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जब यहाँ मान लीजिए क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन है, इसको क्या किया भाई, चारों तरफ से जो पॉजिटिव पोल थे उसने सराउंड कर लिया, यानी हर चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया इसको भी। जो पॉजिटिव आयन होगा सोडियम का उसको कौन घेर लेगा भाई, ऑक्सीजन वाले। यहाँ अगर मैं बात करूँ ये पॉजिटिव, तो यहाँ क्या रहेगा, इसके नज़दीक नेगेटिव, इसको कौन घेर लेगा भाई, नेगेटिव। और यहाँ कौन रहेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोजन। यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे पार्शियली पॉजिटिव होते हैं भाई। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो पोलर नेचर के हो गए दोनों, पोलर नेचर के हो गए तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयन होगा उसको पॉजिटिव पोल्स होंगे वो अपनी चारों तरफ से को घेर लेंगे भाई, पॉजिटिव पोल्स हैं वो नज़दीक आ जाएंगे इसके, और जो पॉजिटिव आयन होगा उसको नेगेटिव पोल हैं वो घेर लेंगे। जो सोलवेंट था आपका, सोलवेंट का जो नेगेटिव पोल होगा वो इसको घेर लेगा। इस प्रकार से क्या होगा भाई, ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा घिर जाएंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो धीरे धीरे कम पड़ जाएगा और ये घुल जाएंगे भाई। तो नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट कैसे इफेक्ट डालेगा कि अगर नेचर सोल्यूट का नेचर भी पोलर है और सोलवेंट का नेचर भी पोलर है तो डिजोल्व हो जाएंगे। अगर सोल्यूट का नेचर नॉन पोलर है और सोलवेंट नॉन पोलर है और सोल्यूट भी नॉन पोलर, दोनों के दोनों अगर नॉन पोलर हैं तो वो डिजोल्व हो जाएंगे। बट अगर एक भी पोलर हो गया दूसरा नॉन पोलर हो गया तो वहाँ पे डिजोल्व वो नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो ये तो था भाई
सोल्यूट का नेचर और सोलवेंट का नेचर कैसे इफेक्ट डालेंगे इसके ऊपर। दूसरा है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा भाई सोल्युबिलिटी के ऊपर। ये डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि आपका जो प्रोसेस है वो कैसा है। एक प्रोसेस होता है भाई एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक और एक होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा भाई, हीट इज इवोल्ड, यानी यहाँ से तो हीट निकलेगी और यहाँ क्या होगा भाई, हीट इज अब्जॉर्ब, यहाँ हीट देनी पड़ेगी आपको। एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक में हीट मिलेगी। तो जब हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस आपका वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तो हीट आपको बाहर मिलेगी और यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। देखो ये आपके पास सोल्यूट था प्लस सोलवेंट, सॉल्यूशन मिल गया, प्लस में क्या मिली भाई, हीट। अब यहाँ सोल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट रहेगा, देखो हमने जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की कि एक मैक्सिमम टाइम के बाद सोल्यूट है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बन गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो साल्ट हम डिजोल्व कर रहे थे उसकी मात्रा बढ़नी स्टार्ट होगी भाई, यानी वो और ज़्यादा सोल्यूट है या और ज़्यादा जो साल्ट था वो उसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या था कि उसको हीट की ज़रूरत थी, उसको हीट की ज़रूरत थी, और अगर हमने उसको हीट दे दी तो उसने अपनी सोल्युबिलिटी बढ़ा दी। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिलाया तो हमें हीट मिल रही है, हमें हीट मिल रही है, खुद हमें हीट मिल रही है। यानी किसी बीकर के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपने ऐड किया तो वो बीकर वो गर्म हो रहा है। गर्म होने का मतलब क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा हुई। अब हीट इसके पास पहले ही है और आप इसको और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी भाई कॉमन सी बात है। खाना खा लिया, पूरा पेट भर के खाना खा लिया और उसके बाद भी अगर हम ठूसते जा रहे हैं तो क्या वो खाना पचेगा भाई, ज़रूरत ही नहीं है, पेट भरा पड़े, अब ज़रूरत है खाने की नहीं है। तो वही बात यहाँ पे है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया तो सॉल्यूशन बढ़ गया और साथ में मिली हमें हीट मिली। अब इसको और गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका, नहीं आएगा। इसको हीट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप यहाँ पे हीट और ज़्यादा हीट दोगे, इसका मतलब जब आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यहाँ जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों ये डिक्रीज, पता चल गया भाई पहले ही हीट दे रहा है ये और ऊपर से हम इसको हीट दे रहे हैं। हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो इसने हमें हीट दे दी, अब ऊपर से हमें इसको हीट देंगे तो कहाँ जाएगी सोल्युबिलिटी, कैसे बढ़ेगी इसकी, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक का मतलब मैं यहाँ बात करूँ डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि जो हीट हमें हीट मिल रही है, यहाँ पे हमें हीट यहाँ पे मिल रही है, यानी हीट यहाँ पे पहले ही थी और उसके बावजूद हम और हीट इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस की। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, वही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली बात होगी। यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे
यहाँ हमने क्या किया, सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड किया और हमारे पास क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्यूशन बना, सोल्यूट और सोलवेंट को हमने ऐड किया, तो जिस बीकर के अंदर हमने सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड किया था उसको हमने हाथ लगा के देखा भाई, ठंडा लगा वो। मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलके सॉल्यूशन तो बना लिया उन्होंने, लेकिन हीट की ज़रूरत तो पड़ी उसको। वो हीट कहाँ से ले ली उसने, उस बीकर से ले ली हीट भाई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ी। उसने अपने बाहर से सराउंडिंग से, बीकर से, किसी भी कंटेनर से हीट ले ली और वो सॉल्यूशन बन गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हीट देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब यहाँ इसको हीट की ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, सोल्यूबिलिटी क्या होगी भाई, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा सोल्यूबिलिटी पे। अगर जनरली बात करें, जनरली हम कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से सोल्यूबिलिटी कम होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस कैसा का मतलब क्या है कि प्रोसेस आपका एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक है, इसका मतलब हीट पहले ही हमें मिल रही है, सोल्यूट सोलवेंट आपस में कंबाइन हुए सॉल्यूशन बना, वो पहले हमें खुद ही इन्वायरमेंट को हीट दे रहे हैं वो, तो अगर हमने उनको और हीट दे दी तो उसका सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव रिजल्ट जाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। बट अगर प्रोसेस अगर आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब आप उसको हीट देनी पड़ेगी, वो ऑब्जॉर्व करेगा हीट, तो जितनी ज़्यादा हीट देते जाओगे उतना ही उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी भाई, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो था सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद इफेक्ट बचता है इसके ऊपर भाई प्रेशर का। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जिन चीज़ों को आप कंप्रेस नहीं करवा सकते वहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं प्रेशर का इफेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट और टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि जब गैस के अंदर या गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाता है भाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं भाई सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैसेस जब हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व होती हैं वो, तो वो कितनी सोल्यूबल होंगी भाई, हाईली सोल्यूबल होंगी, लेस सोल्यूबल होंगी। तो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर काम करेंगे और वो सेम फैक्टर रहेंगे। पहली बात नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। दूसरा वही टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर भाई। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट की। सोल्यूट और सोलवेंट का जो नेचर रहेगा वो देखो, कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होती हैं भाई, लेस सोल्यूबल। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जैसे HCl हो गया, अमोनिया होगी, ये गैसेज ऐसी होती हैं जो हाईली सोल्यूबल होती हैं, हाईली सोल्यूबल। कुछ गैसें होती हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में घुल सकती हैं भाई, और कुछ ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल सकती हैं। इसका कारण क्या होता है, वो कारण होता है कि जो सोलवेंट है और ये सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे ये सोल्यूट रहेंगे, लिक्विड सोलवेंट रहेगा, तो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो उनकी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई ये। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट के अंदर आपको केवल यही बताना है कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो कम मात्रा में, यानी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में घुल सकती हैं, और जबकि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं
जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाईली सोल्यूबल होती हैं। कारण क्या होगा? कारण होगा उनकी रिएक्टिविटी, सॉल्वेंट के अगेंस्ट उनकी रिएक्टिविटी क्या है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो इजीली सोल्यूबल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा हाईली तरीके से, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। और अगर कम रिएक्टिव हैं तो यानी उनकी रिएक्शन अगर स्लो है तो वो क्या हो जाएगी भाई आपकी लेस सोल्यूबल। उसके बाद आता है भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा? टेम्परेचर का इफेक्ट समझे उससे पहले एक बात लगभग देखी भी होगी आपने कि जितने भी जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो जितनी ज़्यादा गहराई होगी किसी भी, चाहे तालाब की हो, नदी की हो, किसी सागर महासागर किसी की भी हो, झील की हो, जो जलीय जीव हैं वो गहराई में ज़्यादा मिलते हैं, सरफेस के ऊपर नहीं मिलते या सरफेस के नज़दीक नहीं मिलते। कारण क्या होता है भाई कि सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तो नीचे की तुलना में टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा वहाँ पे। और ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण अब गैस क्या होगी, गैस के अंदर जब भी आप गैस को गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाती है भाई, फैल जाती है। तो जब भी गैस को यहाँ पे गर्म करोगे, गर्म करने का मतलब क्या, सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा तो गैस क्या होगी भाई एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड होगी तो क्या होगी, वो सॉल्यूशन से कह दूँ या जो सॉल्वेंट है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो इसलिए जो सरफेस के साथ, सरफेस जो लिक्विड होता है आपका किसी भी पॉन्ड्स के अंदर, मान ले नदी के अंदर, जोड़ के अंदर, तालाब के अंदर, कहीं किसी झील के अंदर, जो ऊपर वाला सरफेस होता है पानी का वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ जो गैसेज सोल्यूबल रहेंगी पानी के अंदर वो कम रहेंगी, वो यानी वहाँ पे कम सोल्यूबल होंगी, सोल्यूबिलिटी कम रहेगी। या मैं कह दूँ कि पानी के अंदर वहाँ पे गैसेज की मात्रा कम रहेगी। कारण क्या हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ भाई कि वो जो गैस थी वो एक्सपेंड हो गई, और एक्सपेंड हो गई क्या किया भाई, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जो सॉल्वेंट होगा आपका उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं वो। ठीक है, तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यहाँ पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। कहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, गैसेज इन लिक्विड। तो गैस के अंदर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर के अंदर क्या होगा भाई, देखो जो गैसेज होती हैं उनको, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एकदम से जब हम वो ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से फिज की आवाज़ आती है भाई, यानी जो गैस उसके अंदर डिजोल्व कर रखी थी वो हाई प्रेशर के साथ थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रखा था वहाँ पे, और जितना ज़्यादा प्रेशर लगा रखा था इसीलिए वो गैस उसके अंदर डिजोल्व हो रही थी। जैसे हमने वो ढक ढीला करा, खोलते ही क्या हुआ, ढक्कन खोलते ही क्या होगा भाई कि जो प्रेशर था वो कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब क्या था, जो गैस उसके अंदर डिजोल्व हो रही थी वो भी कहाँ आ गई, अब बाहर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड विल बी इंक्रीज, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। तो यहाँ पे देखना, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी इंक्रीज, कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर होता है यानी CO2 जो इस पानी के अंदर मिलाई जाती है उसको एक हाई प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता है, और जब भी हम उस प्रेशर को रिमूव करेंगे वहाँ से, जितना जल्दी वो प्रेशर रिमूव होगा उतना ही जल्दी क्या होगा भाई, उसके अंदर से वो गैस है वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज। तो ये फैक्टर थे भाई सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ हैं, वो करेंगे हम, एक तो रोल्स लॉ और एक हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन भाई। ठीक है, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।